चलिए चाय पीने चलते हैं। सुरेश भाई तो हमेशा कनाडा की वादियों में खोए रहते हैं। चलिए चलिए। है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो मत आए। हाँ तो मैंने थोड़ी ना फोन किया था उनको, उन्हीं का फोन आया था। देखो जावेद, भले तुम दोनों की रजामंदी हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता की रजामंदी नहीं है। इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। कि इस तरह सुल्तान भाई के घर जा रहे होते तो मन को कितना सुकून मिलता। तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है बेटा? जावेद के अब्बू और चाचा आ रहे हम लोगों से मिलने। ले बेटा, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हमारी बेटी हमारे लिए गर्व है। देखना, पढ़ लिख करके एक दिन वो ऐसा मुकाम हासिल करेगी कि गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। तुम्हें भी एक दिन उस पर गर्व होगा। नहीं, उसने जो कुछ मेरे साथ किया वह माफी के लायक नहीं है। नहीं बेटी। ठीक है जगदीश बाबू, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है जगदीश बाबू। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल पटना वापस आ रहा हूँ। पटना आने पर विस्तार से आपसे बातें करूंगा। क्या बात है गोपाल बाबू, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है तिवारी जी कि मैं कल पटना वापस जा रहा हूँ। गोपाल जी, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मेरे ख्याल से आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। काफी सोच समझकर फैसला लिया है मैंने। मैं अपने बेटे बहू की जिद के आगे हार कर यहाँ चला आया। न जाने क्या क्या सपने संजोए थे हमने, लेकिन यहाँ आने पर सारा भ्रम टूट गया। ये सारे रिश्ते नाते स्वार्थ पे टिके होते हैं। मैं आपकी परिस्थिति समझ रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरी परिस्थिति आपकी परिस्थिति से भयावह है, फिर भी मैं उसी में जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तिवारी जी, परिस्थितियों से हार कर आत्मसमर्पण कर लेना एक तरह की हार है, और मैं हारना नहीं चाहता। आपने तो अपना पुश्तैनी जमीन बेच दिया, अब आपके पास बचा है क्या? किसके भरोसे जिएंगे आप? बुरा न माने, ऐसे ही मैंने आपसे पूछ लिया। गांव में एक खेत है जिसे दादाजी ने बहुत पहले मेरे नाम लिख दिया था। बस वही एक सहारा है। आपके बेटे को उस खेत के बारे में मालूम है क्या? नहीं, मैंने उसे कभी नहीं बताया। अगर उसे मालूम होता तो वो भी बिक गया होता। कुछ चीजें गोपनीय रहे तो उत्तम है। बहुत समझदारी का काम किया आपने। मैं तो भावुकता में आकर सब कुछ अपने बेटे को दे दिया, और नौकरी भी ऐसी कि पेंशन नहीं मिला। अब तो सारा जिंदगी बेटे और बहू पर आश्रित हूँ। माता पिता सारा जीवन अपने बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे कभी अपने बारे में नहीं सोचते। वे जानते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में उनकी लाठी ही होती है, लेकिन अगर लाठी ही कमजोर हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है उन्हें। गोपाल जी के साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ जगदीश बाबू।
कितने अरमान के साथ वे अपने बहू बेटे के पास दिल्ली गए थे। इसी बात से तो हैरान हूं करीम भाई कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता के साथ साजिश रचते हैं। माता पिता के अरमानों की कोई कद्र नहीं है उनके सामने। और गोपाल बाबू इसके एक मिसाल है। सारी गलती तो हम माता पिता की है कि हम अपने बच्चों से उम्मीदें पाल लेते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है जगदीश बाबू, कहीं देर ना हो जाए, हमें संभल जाना चाहिए। जीवन चक्र इस तरह से घूमता रहा कि कभी थमने का नाम नहीं लिया। या सच पूछिए तो हमने ही थमने नहीं दिया। भागते रहे और भागते रहे। अच्छा होता कि थोड़ी देर के लिए थम जाते तो शायद हम संभल जाते। भावुक हो गए सर जगदीश बाबू। आने दीजिए गोपाल बाबू को, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। करीम भाई, एक एक कप चाय हो जाती तो बड़ा मजा आ जाता। चाय की बड़ी तलब हो रही है सुबह से। देखिए सुरेश भाई, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अब चाय बनाने की जहमत कौन उठाए। चलिए चौक पर आप लोगों को चाय पिलाता हूँ। शुक्रिया। सुना है गोपाल जी कल ही वापस आ रहे हैं। ठीक सुना है आपने, कल फोन पर बताया उन्होंने। लेकिन वे यहाँ रहेंगे कहाँ? वे तो सब कुछ बेच दिए यहाँ। क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं सुरेश भाई? हम लोग हैं ना। माना कि उन्होंने अर्जुन बाबू से यह घर बेच दिया और मैं उसे किराए पर ले लिया। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वे हमारे घर में रहेंगे। करीम भाई, मेरे कहने का मतलब। बात की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए सुरेश भाई। जब किसी आदमी का भ्रम टूटता है ना तो वो अंदर से टूट जाता है। चलिए चाय पीने चलते हैं। सुरेश भाई तो हमेशा कनाडा की वादियों में खोए रहते हैं। चलिए। आप जा रहे हैं गोपाल बाबू? मुझे छोड़कर? बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। याद तो आपकी बहुत आएगी तिवारी जी, पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। जाना तो होगा ही। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी औरत की तरह स्वार्थी निकले, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में। अरे मैं तो आपको देखकर जीना सीख रहा था। शांत हो जाइए, हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, देखिएगा एक दिन मैं भी सब कुछ छोड़कर इतनी दूर चले जाऊंगा कि आप भी खोज नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कहते, मुझे पटना जाने दीजिए, वहां पहुंचकर सारा व्यवस्थित करके आपको भी वहां बुला लूंगा। मैं इंतजार करूंगा आपका। अपना ख्याल रखिएगा, फोन करते रहिएगा। बाबूजी, वो क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है बाबूजी। मैं उनको बुलाती हूँ। अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। आ रहा हूँ शिला। बाबूजी आप पानी पीजिए। अरे ये क्या हो रहा है आपको बाबूजी? लगता है आपकी तबीयत सच में बिगड़ती चली जा रही है। चलिए आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए।
कितनी बार कहा है कि एक बार पूरे बॉडी का थॉरो चेक करवा लीजिए, लेकिन आप है जो अपना ही जिद पर अड़े रहते हैं। अरे अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस बीच बीच में ये खांसी परेशान कर देती है बेटा। पर बाबूजी, एक बार पूरे बॉडी का थॉरो चेक करा लेने में हर्ज ही क्या है? जब एक बार मर्ज का पता चल जाएगा तो इलाज भी आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे ये। अभी नहीं तो कल सुबह ही चलेंगे आप डॉक्टर के पास। और हाँ, अब थोड़ा आराम कीजिए बाबूजी, कंपनी का काम ये देख लेंगे। शीला बिल्कुल ठीक कह रही है बाबूजी। कल सुबह ही आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलिएगा। और कैसी हालत देखकर हमें कितनी पीड़ा होती है बाबूजी। कितनी चिंता करते हो तुम लोग। क्या हुआ बाबूजी, आप चुप क्यों हो गए अचानक? बाबूजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है बाबूजी? मेरी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये क्या बोल रहे बाबूजी? चलिए सो जाइए, अभी आपको आराम की जरूरत है। गुड़िया की बहुत याद आ रही है। फ्लैट मिलते ही सोहन हम लोग को छोड़कर चला गया। उसने वादा किया था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन फ्लैट मिलते ही सब भूल गया, सब भूल गया। बाबूजी, सोहन भैया और भाभी क्या सोचते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जीवन के इस पड़ाव में हम दोनों भाइयों को आपके साथ रहना चाहिए था। लेकिन बाबूजी, आप तनिक भी चिंता नहीं करिए, आपका ख्याल रखने के लिए हम दोनों हैं ना। लीजिए बाबूजी, दवा खा लीजिए और दूध पी लीजिए। सो जाइए बाबूजी, आपको आराम की जरूरत है। तुम लोग भी जाके सो जाओ। अरे सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगा। जाओ बेटा, जाओ जाओ ठीक है बेटा। बाबूजी। बाबूजी, रात में किसी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज लगा दीजिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा। अपना ख्याल रखिएगा बाबूजी। हाँ हाँ हाँ। अंकल, प्रणाम अंकल। राजीव, कैसे हो तुम? ठीक हो चाचा। अचानक तुम्हारे पिताजी के चले जाने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा। उन्हीं के इस प्रकार अचानक चले जाने से परेशान हैं हम। उनके जाते ही रागनी की भी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? फीवर उतर ही नहीं रहा। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। रागनी को देखूं, मुन्ना का ख्याल रखूं, घर का काम करूं या ऑफिस जाऊं। जिंदगी उलझ के रह गई है मेरी। मैं समझ सकता हूँ राजीव, पर तुम लोग को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। इस तरह की परिस्थितियाँ हम लोग खुद उत्पन्न करते हैं और उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर यह परिस्थिति बाबूजी ने खुद उत्पन्न की। उन्हें भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। हम उनके बच्चे हैं। मुन्ना भी कितना याद करता है उन्हें। तुम लोगों ने गोपाल जी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बुरा ना मानना, इस उम्र में उनसे घर का सारा काम नहीं कराना चाहिए था, नहीं तो
हमारे बेटे बहू और तुम लोगों में अंतर क्या रह जाएगा? अंकल, हमारी मंशा उन्हें नौकर बनाकर रखने की कतई नहीं थी, मजबूरी थी हमारी। हम दोनों नौकरी करने वाले हैं, घर में आया नहीं है, कुछ दिन और संभाल लेते तो हम कोई न कोई व्यवस्था कर लेते। आज वो तुम्हारे साथ नहीं है तो कैसे मैनेज कर रहे हो? पिछली आया को कितने पैसे देते थे तुम लोग? 15,000 रुपया महीना। तुम लोग चाहो तो इस समस्या का निदान है मेरे पास, यदि तुम लोग को उचित लगे तो। 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हैं, पर मिल जाए और घर का काम संभाल ले। आपकी नज़र में कोई है अंकल? मैं हूँ, तुम लोग जो दोगे मैं रख लूँगा, बस थोड़ी इज्जत की आशा करता हूँ। मैं अपने घर से निकल जाना चाहता हूँ। यह क्या कह रहे हैं अंकल? इस उम्र में ये सब काम करेंगे आप? क्यों, तुम्हारे बाबूजी भी तो किया करते थे, उस समय उनके उम्र का लिहाज नहीं हुआ तुमको? पर वे हमारे बाबूजी थे, कुछ मजबूरी थी हमारी। मुझे भी अपना बाबूजी मान लो, क्योंकि मजबूरी हमारी भी है और तुम्हारी भी। इससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। पर आपके बहू बेटे? उन्हें मैं संभाल लूंगा। उनसे तो पैसा नहीं ले सकता, पर तुमसे तो ले सकता हूँ। बुढ़ापे में एक हुनर सीखा है मैंने, जिसका उपयोग मैं करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोच लो, मजबूरी दोनों तरफ है। अगर हम चाहे तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। हेलो, हाँ बात हुई गोपाल अंकल से? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। चलो अच्छी बात है, रास्ते में ख्याल रखना उनका। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सो रहे हैं तो सोने दो, कोई बात नहीं, कल बात करेंगे उनसे। हाँ ठीक है। अल्लाह हिफाजत करे तुम दोनों की। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा फोन रखता हूं। कहिए सुरेश भाई। केवल अपने ही खुश मत होइए, मुझे भी तो बताइए कि बात क्या है करीम भाई। मैंने बेटे को गोपाल जी का नंबर दिया था कि उनसे बातें कर ले, और खुशी की बात है कि दोनों की बातें भी हो गई और दोनों एक साथ पटना आ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, अब जाके तसल्ली मिली मुझे। सुरेश भाई, सब अल्लाह की रहमत है, सब अल्लाह की रहमत। यह तो बड़ी खुशी की बात है करीम भाई। चलिए इसी बात पर हाँ, एक एक प्याली चाय हो जाए। बहुत चाय की तरफ होती है सुरेश बाबू। करीम चाचा, क्या बात है मोहन, सब खैरियत तो है? कोई परेशानी? चाचा, बाबूजी की तबीयत रात से ही काफी खराब है, और वो है कि हॉस्पिटल जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सोहन भैया, भाभी और गुड़िया जब से इस घर से गए, तब से उनकी हालत और भी बिगड़ती चली जा रही है। अब आप ही लोग चलकर उनको संभालिए चाचा। या अल्लाह रहम कर। चलो मोहन, सुरेश भाई आप भी चलिए, हम दोनों जगदीश बाबू से मिलकर आते हैं और उन्हें समझाते हैं। चिंता मत करो मोहन, कुछ नहीं होगा जगदीश बाबू को, हम सब है ना। करीम भाई, आप मोहन के साथ जाइए, हम पीछे से आते हैं। थोड़ा देर के लिए शर्मा जी के पास जाना है, वरना उनसे भेंट नहीं हो पाएगी। आप चलिए चाचा, सुरेश चाचा पीछे से आ जाएंगे। ऐसी भी क्या जरूरी काम है सुरेश भाई, आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? आप मोहन के साथ चलिए, मैं थोड़ी देर में जगदीश बाबू के पास आता हूँ। आप हमेशा बेचैन रहते हैं सुरेश भाई। जाइए, जल्दी जाइए और अपना काम निपटा करके जगदीश बाबू के घर आइए। बस मैं अभी गया अभी आया। चलो मोहन, लेकिन कल जगदीश बाबू से मिला था तो वो तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया उन्हें? चलिए चलिए करीम चाचा। शीला, ओ शीला, देखो करीम चाचा आ गए। आइए चाचा बैठे। प्रणाम चाचा। अल्लाह सलामत रखे। कैसे हैं अभी जगदीश बाबू? अपने कमरे में सो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सोए हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। सोहन को खबर कर दिया आप लोगों ने?
रात में फोन पर बात हुई थी उनसे, समझाया भी उन्हें। तो क्या कहा? आ रहा है लोग ना दोनों? नहीं, वे लोग कलकत्ता गए हैं। भाभी की छोटी बहन की शादी है। कहा वापस आने पर आऊंगा बाबूजी से मिलने। चाचा सोहन भैया शायद नए फ्लैट में शिफ्ट नहीं होते, लेकिन भाभी की जीत के आगे हार गए। एक बहाना है कि गुड़िया का स्कूल फ्लैट से काफी नजदीक है। अब छोड़ो इन बातों को। अरे बाबूजी का ख्याल रखने के लिए हम दोनों हैं ना, क्यों करीम चाचा? शुक्र है अल्लाह का कि तुम दोनों जगदीश बाबू के साथ हो, वरना जगदीश बाबू एकदम अकेले हो जाते। अल्लाह सलामत रखे तुम दोनों को और उनकी रहमत बनी रहे इस घर पे। लगता है बाबूजी जग गए, चलिए उनके पास चलते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। जगदीश बाबू, जगदीश बाबू। करीम भाई बैठिए, बैठिए। बहू एक गिलास पानी देना बहू। या अल्लाह, यह क्या हो गया जगदीश बाबू आपको? कल जब मैं मिला था आपसे तो आप बिल्कुल सही थे। करीम भाई ठीक तो मैं अभी भी हूँ, पर पता नहीं रात से ये दोनों बहुत परेशान हैं। नसीब वाले हैं जगदीश बाबू आप कि आपके लिए कोई परेशान भी है, वरना आज के युग में किसको किसकी पड़ी है। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आया हूँ। बेकार में क्यों डॉक्टर को परेशान करना? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ कुछ नहीं हुआ है। देखा ना आपने चाचा, ऐसे ही करते हैं। बाबूजी डॉक्टर के पास जाने से आप डरते क्यों हैं? कुछ नहीं होने देंगे आपको, विश्वास कीजिए हम पर। चलिए जल्दी चलिए। मन खुश कर दिया बेटी तुमने, वरना आज के युग में लोग अपने सगे बाप को भी भूल जाते हैं। काश तुम जैसी बहू अल्लाह सबको देता। सगे पिता से कम नहीं है मेरे बाबूजी। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, एक बेटी की तरह ख्याल रखा है इन्होंने मेरा, और आज इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जानता हूँ बेटी कि तू मुझे बहुत प्यार करती है। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। करीम चाचा, बाबूजी को डॉक्टर के पास ले चलिए। चलिए चलिए जगदीश बाबू, बच्चों की बात मान भी लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपको सोहन की चिंता है। अरे उसे जब चिंता नहीं तो अपना खून क्यों जला रहे हैं? छोड़िए, चलिए चलिए चलिए। सूख के पत्ते बिखर गए, आंसू ना उनके सूखे, तेरे सहारे कैसे जीते, सब कोई उनसे पूछे। पंछी रे पंछी रे पंछी रे पंछी रे, उड़ता पंछी रे पंछी रे, रुक जाना तू मत जाना परती रे। अब्बू मैं आ गया। खुदा का शुक्र है तुम मेरे सामने सही सलामत हो। मन खुश हो गया बेटे, मन खुश हो गया। अरे गोपाल बाबू, अभी तक क्यों खड़े हैं? चलिए ना, बैठिए ना।
अरे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाता हूं आपको। अभी अभी स्टेशन पर ही हम लोगों ने चाय पी ली है, अब उसकी जरूरत नहीं है। अरे इतने दिनों बाद बेटा वापस आया है, अब इससे बातें कीजिए ना। गोपाल चाचा ठीक करे अब्बू, अब चाय की जरूरत नहीं है, अब एक ही बार खाना खाएंगे। क्यों चाचा? जावेद ठीक कह रहा है, अब चाय का चक्कर छोड़ ही दीजिए। अच्छी बात है, आप लोग जाकर थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी कर रहा हूं। बिरयानी बनाऊंगा, बिरयानी आप लोगों के लिए। बाहर ही चल के खा लेंगे अब्बू, क्यों परेशान होते हैं? इतने दिनों के बाद बेटा वो घर वापस आया है, आप आए हैं, बिरयानी तो मैं ही बनाकर खिलाऊंगा आप लोगों को। ठीक है अब्बू, जैसा आपको अच्छा लगे। हम लोग नहा कर आते हैं। चलिए चाचा जी। हाँ हेलो, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जगदीश बाबू को बता देना कि गोपाल बाबू और मेरा बेटा जावेद दोनों घर आ गए। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ शाम को मिलते हैं, दोनों को साथ में लेकर आऊंगा मैं। हाँ हाँ, नहीं खाना तो मैं ही बना रहा हूं। हाँ हाँ, शाम को आते हैं और देखते हैं। चलो एक ही साथ हम लोग सब खाना खाएंगे। चलो ठीक है, ओके, चलो बाय। कुछ भी कहिए भाभी, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। जब तक फ्लैट नहीं मिला था तब तक तो ठीक था, लेकिन फ्लैट मिलते ही आप लोग बाबूजी को छोड़ के चले गए। और नहीं तो क्या, हम लोग आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं है। मुझे चुप कराने से क्या होगा, पूरा मोहल्ला आप लोग की इस हरकत पे बातें बना रहा है। अच्छा ठीक है, हमारी छोड़िए, लेकिन बाबूजी के साथ आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। किससे बात कर रही थी? भाभी थी। क्या कह रही थी? वे लोग पटना वापस आ गए हैं। आज तुम्हारे भैया की मीटिंग थी, बोले कल आएंगे बाबूजी से मिलने, मानो जैसे एहसान जता रही हो। देखो शीला, तुम अपना खून क्यों जला रही हो? जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो मत आए। हाँ तो मैंने थोड़ी ना फोन किया था उनको, उन्हीं का फोन आया था, बाबूजी का हालचाल पूछ रही थी। खैर, बाबूजी ने खाना खा लिया? हाँ, खाना भी खिला दी और दवा भी खिला दी, अभी सो रहे हैं। चलो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बहू, अरे बाबूजी, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था ना, फिर आप बाहर क्यों चले आए? अगर किसी चीज की जरूरत थी तो आवाज लगा देते। अरे बहू जो है वो रीना से बात कर रही थी, यही सुनकर मैं चला आया। सोचा थोड़ा गुड़िया से बात कर लूं, लेकिन इसने तो फोन ही काट दिया। उन्होंने कहा है कल आएंगे वे लोग गुड़िया को लेके आपसे मिलने। अब आप ज्यादा परेशान मत होइए बाबूजी, और जाके अपने कमरे में थोड़ा आराम कीजिए। आज गोपाल जी आने वाले हैं, सोच रहा हूँ थोड़ा मिल कर चला हूँ। आज सुबह सुबह करीम चाचा का फोन आया था। अच्छा, बोल रहे थे गोपाल चाचा और जावेद दोनों पटना वापस आ चुके हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा मिल के आता हूँ। आप कहीं नहीं जाइएगा बाबूजी, आज मैंने सभी को खाने पे बुलाया है। उस समय आपको जितना मिलना हो, बातें करनी हो, कर लीजिएगा। अभी कहीं नहीं जाना है, जाइए अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। और मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? सब कुछ नॉर्मल है बाबूजी, कुछ नहीं हुआ आपको, आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है ठीक ढंग से खाना पीना खाएंगे और आराम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ, आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। कहा था मैंने, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बेकार का परेशान हो जाते हो तुम लोग। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ आराम की जरूरत है। अच्छा अच्छा, जाता हूँ जाता हूँ। बहू, एक कप अदरक वाली चाय पिला देती तो मजा आ जाता। ठीक है बाबूजी। अच्छा सुनिए,
आप बाजार से ज़रा नॉनवेज ले आइए, मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। हेलो, कौन? मैं तिवारी बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं गोपाल जी? ओ तिवारी जी, अरे सुबह से मैं आपको ही याद कर रहा था। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बातों से ही लग रहा है घर में सब ठीक है। आपके पटना वापस जाते ही मैंने अपने बेटे बहू का घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिए? मैं समझा नहीं। तो फिर आप हैं कहाँ? नौकरी कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। नौकरी कर रहा हूँ? मैं समझा नहीं। इस उम्र में कौन सी नौकरी लग गई आपको? आपके बेटे राजीव के यहाँ काम कर रहा हूँ। 15,000 रुपये देता है आपका बेटा और अच्छा व्यवहार भी करता है, कभी नौकर बनाकर नहीं रखा। क्या कह रहे हैं तिवारी जी? अब ये उम्र नहीं रही ये सब करने की। अब ज्यादा कष्ट नहीं होता क्योंकि आपके बेटे बहू बहुत आदर के साथ बात करते हैं और यही काम तो मैं अपने बेटे और बहू के यहाँ करता था। वक्त और हालात ने सब सिखा दिया है मुझे। वो दोनों कैसे हैं? मुन्ना की बहुत याद आती है, लेकिन उन लोगों के व्यवहार के कारण अब वहां जाने का मन नहीं करता है। आपका पोता मुझे दादा दादा कहकर बुलाता है, सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा चलता हूँ, मुझे मुन्ने को स्कूल से वापस लाना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। जावेद, अब्बू, अब तुम घर वापस आ गए हो तो मैं सोचता हूं तुम्हारा निकाह कराकर इस जवाबदेही से मुक्त हो जाऊं। मैं भी इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था अब्बू। बेटा, सुल्तान साहब की बेटी रेहाना बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है। मैं तो उसे देखते ही अपना घर के बहू बनाने का मन बना लिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुल्तान साहब को इसमें कोई एतराज नहीं, बस तुम्हारी हां की जरूरत है। अब कैसे समझाऊं मैं आपको? ऐसा नहीं है कि रेहाना में कोई ऐब है, लेकिन क्या बात है जावेद, अचानक रुक क्यों गए? दरअसल बात है अब्बू कि मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आगे जो कुछ भी हो वो आपकी रजामंदी से हो। चलो अच्छी बात है, तुम किसी को पसंद करते हो। कौन है वो? जी जी, उसका नाम संगीता है। संगीता? यह तो हिंदू नाम है। क्या वो हिंदू है? जी अब्बू, वो हिंदू है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसे प्यार नहीं बेटा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण कहते हैं, जो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। हमारी अपनी सोच है, जीने का तरीका है। मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, वो आखिर कैसे रह पाएगी हमारे साथ? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा अब्बू। और वैसे भी निकाह के बाद हम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। मैंने दिल्ली में एक काम शुरू किया है, उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, संगीता। क्या उनके परिवार वाले ये सब जानते हैं? क्या उनकी रजामंदी है इसमें? यही तो मुश्किल है अब्बू कि वे पूरी तरह तैयार नहीं है। यदि आप एक बार बात करेंगे तो शायद वे तैयार हो जाए। प्लीज अब्बू, एक बार बात कर लीजिए अब्बू, मेरे लिए बात कर लीजिए। बहुत देर से बकवास सुन रहा हूं मैं तुम्हारा, लेकिन बस और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारा निकाह सुल्तान साहब की बेटी रेहाना से होगी तो उसी से होगी,
यह मेरा अंतिम फैसला है और मैं कल ही सुल्तान साहब से बात करता हूं। मैं आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते अब्बू। मैंने एक बार कह दिया कि मैं संगीता से शादी करना चाहता हूं तो संगीता से ही शादी करूंगा। यदि आप आसानी से मान गए तो ठीक, वरना मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्या तुम्हें अपने अब्बू और समाज के मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है? ख्याल है अब्बू, इसलिए तो यहाँ आया हूं। लेकिन आप नहीं मानेंगे तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर शायद ही मैं यहाँ वापस कभी आऊंगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा? क्या तू अपने अब्बू को छोड़ के चला जाएगा? तू ही तो एक मेरा सहारा है। अरे क्या बात हो रही है बाप बेटों में भाई? बस बस कुछ नहीं, दिल्ली का समाचार सुन रहा था। अब कहां चले गए थे गोपाल भाई? बस बाजार की तरफ गया था, तभी तिवारी जी का फोन आ गया। बस बात करने में समय का पता ही नहीं चला। छोड़िए, चलिए खाना खाने चलिए, बहुत देर हो गई है। चलिए। नहीं, मैं वापस नहीं आ सकता। मेरी चिंता छोड़ दो, मैं यहाँ खुश हूँ। किसका फोन था अंकल? मेरे बेटे का। वापस बुला रहे हैं क्या आपको? हाँ, कहते हैं मुझे गलतियों का एहसास हो गया है, आप वापस चले आइए। तो क्या करेंगे आप? चले जाएंगे उनके पास? नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। असल में एक अच्छा खासा नौकर हाथ से निकल गया, इसीलिए परेशान है। रागनी बता रही थी कि कल हमारे बाबूजी से बात हुई आपकी। हाँ, मैंने फोन किया था आपके बाबूजी को। अपने किसी दोस्त करीम के साथ है। आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? अगर फिर उनका फोन आए तो उनसे कहिएगा कि कम से कम एक बार बात कर ले हम लोगों से। जब घाव ताजा हो तो उस पर मलहम लगाते हैं, नमक नहीं। एक बार घाव सूख जाने दीजिए, फिर मैं बात करूंगा उनसे। क्या आपने अपने बारे में बताया कि आप हमारे साथ हैं? हाँ, सब बता दिया। थोड़ी तो प्रतिक्रिया हुई, फिर समझ गए हमारी जरूरतों को। अरे आप लोग अचानक यहाँ? जगदीश बाबू, करीम भाई की कुछ बात करनी थी, इसलिए हम लोग सोचे कि जगदीश बाबू के घर पर ही चले। क्या बात है करीम भाई, कोई परेशानी है क्या? बहुत उलझन में हूं जगदीश बाबू, समझ में नहीं आता कि इस उलझन से कैसे बाहर निकलूं। आपके चेहरे की लकीरें ही बता रही हैं कि आप किसी परेशानी में हैं। यदि कोई सुलझा हुआ व्यक्ति किसी उलझन में हो तो बात गहरी ही होती है। क्या बात है करीम भाई? मेरा बेटा जावेद जब वापस आया तो मैं बहुत खुश था कि मेरा बेटा घर वापस आ गया। सोचा हम बाप बेटे एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हुए बाकी की जिंदगी इत्मीनान से काट लेंगे। लेकिन बात क्या है करीम भाई, हम कुछ समझे नहीं। क्या किया है आपके बेटे ने? यदि जरूरत पड़ी तो हम सब मिलकर समझाएंगे उसे। क्यों जगदीश साहब? पहले विस्तार से बताइए करीम भाई कि आखिर बात क्या है? मेरी इच्छा है कि उसका निकाह सुल्तान साहब की बेटी रेहाना से कर दो। इसमें सुल्तान साहब को भी कोई एतराज नहीं और रेहाना को भी। यह तो बहुत अच्छी बात है करीम भाई, बात को आगे बढ़ाइए, हम सब आपके साथ हैं। पर बेटा साथ दे तब तो बात आगे बढ़े। साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? जावेद इस निकाह के लिए तैयार नहीं है। वह दिल्ली के किसी संगीता नाम की लड़की से प्यार करता है, वह उसी से शादी करना चाहता है। संगीता? यह तो हिंदू नाम है, तो क्या वो हिंदू है? हाँ, वह हिंदू है,
दिल्ली के जिस घर में रहता है उसी के मकान मालिक की वो बेटी है। डर लगता है कि मेरा बेटा जावेद कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। क्या उस लड़की के माता पिता की सहमति है इसमें? नहीं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक है, जैसा जावेद ने मुझे बताया। तो फिर ये कैसे संभव है करीम भाई? जावेद को समझाइए कि वो ये सब चक्कर छोड़े और चुपचाप रेहाना से शादी कर ले। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या चाहता है वो? वह चाहता है कि दिल्ली चलकर संगीता के माता पिता से इस शादी की बात करो। यह बचकाना हरकत है आपके बेटी की। मेरे ख्याल से आपको इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बात बिगड़ भी सकती है। जगदीश बाबू, हमें एक बार जावेद से बात करनी चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन वो अपनी जिद के आगे मेरी एक बात भी नहीं सुनता। फिर भी एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं करीम भाई। अब जैसा आप लोग उचित समझे, मैं तो थक गया। बहू। जी बाबूजी। बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहू, सोहन सुबह ही गुड़िया को लेकर आने वाला था, अभी तक आया नहीं। आ जाएंगे बाबूजी, कितनी चिंता करते हो आप। गुड़िया की बहुत याद आती है बहू, उसे मिलने का देखने का मन करता है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बाबूजी, मैं कंपनी जा रहा हूँ और हाँ, फिलहाल आपको वहां आने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। थोड़ी देर रुक जाते तो अच्छा रहता। रीना और सोहन गुड़िया को लेके आने वाले हैं, तुम भी मिल लेते। भाभी नहीं आ रही है, उन्होंने कल ही फोन करके बता दिया था। और मैं नहीं रुक सकता बाबूजी, कृष्णा इंतजार कर रहा होगा। और हाँ बाबूजी, आज कंपनी में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अगर डील फाइनल हो गई तो समझिए कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है, जा, लेकिन दोपहर में गाड़ी भेज देना। यदि मन किया तो थोड़ी देर के लिए कंपनी आ जाऊंगा, मन लग जाएगा मेरा। ठीक है बाबूजी, भेज दूंगा, लेकिन हाँ, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने आपको मना किया है ना, आराम करिए। सुनिए, सामान का लिस्ट आपके बैग में रख दी हूँ, शाम को आते वक्त लेते आइएगा और भूलिएगा मत। ठीक है बाबा, लेता हूँ, चलता हूँ, बाय। दादाजी, मैं आ गई। आप कैसे हैं दादाजी? पापा बता रहे थे कि आप बीमार हैं। अब तुम आ गई तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अरे गुड़िया, तुम अकेले आई हो? मम्मी तो घर पर है, पापा हमें बाहर छोड़कर ऑफिस चले गए और कहा है शाम को वापस लेने आऊंगा। लेकिन उनको एक बार तो घर में आना चाहिए था। कमरे में चलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। करीम भाई। अरे आइए 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 जगदीश बाबू, आइए आइए आइए। गोपाल बाबू, सुरेश बाबू, बैठिए बैठिए, बैठिए। तब क्या उसके बाद कुछ बात हुई जावेद से? कोई खास बात नहीं हुई, बस आप लोग आ ही गए हैं तो सब मिलकर बात करेंगे। ठीक है, कहाँ है वो? बुलाइए उसे। अपने कमरे में है। जावेद, ओ जावेद, जरा नीचे आना। आया जी अबू। नमस्ते। खुश रहो। कैसे हो जावेद? ठीक हो चाचा जी।
हम लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो अब्बू ने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। क्यों, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, आज नहीं तो कल आप लोग को सब कुछ पता चल ही जाता। देखो बेटे, तुम्हारे अब्बू या हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने जिद को मनवाने का जो तरीका तुमने अपनाया है ना, उससे हम लोग को एतराज है। इसमें एतराज की क्या बात है? बेटे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे अब्बू दिल्ली जाकर संगीता के माता पिता से बातचीत करें। यह उचित नहीं है, बल्कि घातक भी हो सकता है। मैं समझा नहीं। बेटे, तुम और संगीता दोनों अलग अलग धर्म के हो। तुम दोनों का संस्कार अलग है, जीने का तरीका अलग है। देखो जावेद, भले तुम दोनों की रजामंदी हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता की रजामंदी नहीं है। इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। अच्छा भी तो हो सकता है। हम मतलब नहीं समझे जावेद, तुम कहना क्या चाहते हो? जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ आप लोगों को मनाने की, उतनी ही कोशिश संगीता भी कर रही है अपने माता पिता को मनाने के लिए। क्या उसके माता पिता को मालूम है ये सब? जी। तुम्हें क्या लगता है मान जाएंगे वे लोग? माना कि माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें समाज में खड़े होने के लायक बनाते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन वे इस दौरान भूल जाते हैं कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में वे क्या सोचते हैं। समय बदल रहा है, माता पिता को बच्चों के सोच में सोच मिलाकर चलना चाहिए। ठीक है, मानता हूं तुम्हारी बातों को और चलता हूं दिल्ली संगीता के माता पिता से बात करने। और अगर वो नहीं माने तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? यदि वे नहीं माने तो आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। जहां कहेंगे वहां मैं निकाह कर लूंगा और आपके साथ रहूंगा। लेकिन अब वो कोशिश पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली चलने की तैयारी करो। करीम भाई, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब चलेंगे आपके साथ। कहीं कुछ हालात बिगड़ गए, उसे संभालने के लिए कोई न कोई का तो साथ होना जरूरी है। क्या सुरेश साहू, जगदीश साहू? शीला, आ गए आप? चलिए फ्रेश हो जाइए आप, मैं आपके लिए चाय बना के ला। ठीक है। बाबूजी अपने कमरे में हैं क्या? नहीं, कहीं गए, शायद करीम चाचा के घर गए होंगे। ठीक है। बाबूजी आ गए? कहाँ गए थे बाबूजी आप? करीम के घर गया था। और हाँ बहू, मेरे एक दो कपड़े थोड़ा पैक कर देना, हम सब कल दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं अचानक? पर क्यों बाबूजी? जावेद का कुछ मसला है, हम सबका जाना बहुत जरूरी है। पर बाबूजी, आपको डॉक्टर ने ज्यादा भाग दौड़ करने से मना किया है ना। मेरे विचार से आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए। अकेला नहीं हूं मैं, हम सब हैं। सुरेश जी, करीम भाई, गोपाल जी और करीम का बेटा जावेद, हम सबका जाना जरूरी है। पर जाना ही क्यों है आप सबको बाबूजी? रात में खाना खाते वक्त सब कुछ बताऊंगा मैं तुम लोगों को विस्तार से। अभी थोड़ा आराम करके आता हूं। ओह, हेलो, कितनी बार कहा है थोड़ा समय देख कर फोन किया करो। अभी मम्मी पापा दोनों घर पर ही हैं। तुम्हें खुशखबरी जो देनी थी, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? मेरे अब्बू दिल्ली आने के लिए मान गए हैं। कल शाम की गाड़ी से हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे माता पिता से मिलने। देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होगा। तुम्हारे अब्बू के आने से कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या हुआ?
तुमने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की अब तक? इतना आसान नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। देखो, हमारे बीच यही तय हुआ था कि हम लोग अपने अपने मम्मी पापा से बात करेंगे इस विषय में। मैंने तो अपने अब्बू से बात कर ली और जहाँ तक कि उन्हें मना भी लिया। अब तुम्हारी बारी है, एक बार बात करके देखो, बाकी जब हम लोग मिलेंगे तो संभाल लेंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे राजी होंगे। हिम्मत से काम लो और बात करो। मेरी तो पूरी जिंदगी दांव पे लगी है। यदि तुम्हारे माता पिता राजी नहीं हुए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। अच्छा, फोन रखो, कहीं किसी ने देख लिया या सुन लिया तो आफत आ जाएगी। संगीता, आ रही हूँ। बाबूजी, आपकी चाय। रख दो बहू। बाबूजी, आपके कपड़े और जरूरी सामान आपके बैग में पैक करके आपके कमरे में रख दी हूँ। बस दवाई रखनी बाकी है। ठीक है बहू, जागते वक्त रख लूंगा। जी बाबूजी। बाबूजी, अगर सच कहे तो आपको इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि कल रात आपने बताया, मुझे नहीं लगता कि संगीता के माता पिता मानेंगे। कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। समझ रहा हूँ बहू, लेकिन करीम भाई अकेले हैं, उनका साथ देना चाहिए हम सबको। फैसला तो करीम चाचा को करना है, बस आपको सिर्फ उनके साथ रहना है। जगदीश बाबू है क्या घर में? अरे आइए आइए, कैसे हैं? कुछ ना। ठीक हूँ जगदीश बाबू। बेटा, एक कप चाय करीम अंकल के लिए भी ले आना। कैसे हैं जगदीश बाबू आप? मैं तो सोच ही रहा था कि आपके पास आऊं। अच्छा हुआ कि आप भी आ गए। थोड़ी इत्मीनान से बात करनी थी मुझे आपसे, तो सोचा आपके घर ही आ जाना ज्यादा अच्छा है। सो चला आया। जावेद के सामने बात करना उचित नहीं लगा मुझे। ठीक है, कहिए बात क्या है? क्या हुआ करीम भाई? जावेद ने फिर कुछ कहा क्या? अब उसके पास कहने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो कह दिया आप लोगों के सामने। अब मेरी बारी है। बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है उसने। तो फिर क्या बात हुई करीम भाई? जगदीश बाबू, बहुत डर लग रहा है। यदि संगीता के माता पिता भी अपनी बेटी के आगे झुक गए तो मुश्किल हो जाएगी। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा हमेशा के लिए। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ करीम भाई, लेकिन एक बेटी के माता पिता एक बेटे के माता पिता से ज्यादा संवेदनशील और सतर्क होते हैं। देखिएगा, संगीता के माता पिता नहीं मानेंगे और आपका बेटा जावेद आपके पास वापस आ जाएगा हमेशा के लिए। या अल्लाह, रहम कर। यदि वो मान गए तो इसे नियति मानकर स्वीकार कर लेने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है करीम भाई आपके पास। जीवन में कभी कभी ऐसे भी पड़ाव आते हैं जहां से इंसान को रास्ते चुनने पड़ते हैं, और ये पड़ाव आपके लिए और जावेद के लिए एक ही है, जहां से आप दोनों को अपना अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। दुआ करिए जगदीश बाबू कि पड़ाव और रास्ता दोनों एक ही हो हम दोनों के लिए। मैं देख रही हूँ आजकल तुम छुप छुप कर घंटों बातें करती रहती हो। कौन है वो? बताओ अपने पापा को। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही फ्रेंड्स से बातें करती रहती हूँ। मैंने कल तुम्हारा मोबाइल चेक किया था, सारे मैसेजेस चेक किए थे। दिन भर उस जावेद का फोन आता रहता है और तुम उससे घंटों बातें करती रहती हो। कह दो
कह दो कि झूठ है। बेटी, माना कि जावेद एक अच्छा लड़का है, हमने उसे घर किराए पे इसलिए दिया है कि वो तुम्हारी मदद करेगा पढ़ने लिखने में, लेकिन इसका अर्थ कुछ और नहीं होना चाहिए बेटी। अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने और करियर बनाने की उम्र है। बस आपके इसी प्यार ने इसे इतना बिगाड़ रखा है। एक पिता की तरह तो आप कभी इसे डांटते नहीं हैं। कभी 19-20 हो जाए तो हमारे पास हाथ मलने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है, संभालिए इसे। अरे अभी बच्ची है वो, इतना दूर का क्यों सोच लेती हो तुम? क्योंकि मैं एक माँ हूं और आप एक पिता। माँ को सब समझ में आता है। हाँ पुष्पा, मैं एक पिता हूं। एक पिता को भी सब समझ आता है। एक पिता के सामने उसकी बेटी जो जो बड़ी होती जाती है, उसकी चिंताएं बढ़ती जाती है। लेकिन हमारी बेटी हमारे लिए चिंता नहीं है, हमारी बेटी हमारे लिए गर्व है। देखना, पढ़ लिख करके एक दिन वो ऐसा मुकाम हासिल करेगी कि गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। तुम्हें भी एक दिन उस पर गर्व होगा। करोगी ना बेटा हमारा अरमान पूरा? मैंने आपको इससे कल जावेद के बारे में बात करने के लिए कहा था ना, और आप है कि इससे लाड़ प्यार किए जा रहे हैं। पुष्पा, आजकल के बच्चों को समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। जो काम प्यार से हो सकता है वो सख्ती से नहीं हो सकता। आप तो कुछ समझते नहीं हैं और न कुछ समझना चाहते हैं। मैंने कल उसके मोबाइल पर सारे मैसेज पढ़े हैं। बात बहुत आगे बढ़ गई है। आपको पता है कि कल जावेद के अब्बू और चाचा आ रहे हैं हमसे मिलने। फिर क्या करेंगे आप? हमसे मिलने? अचानक? क्यों? और तुम्हें कैसे पता? पूछिए ना अपनी लाडली बेटी से। जावेद का मैसेज पर मैसेज आ रहा है कि कल शाम को वे लोग आ रहे हैं। अच्छा, संगीता इधर आओ बेटी। तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है बेटा? कल जावेद के अब्बू और चाचा आ रहे हैं हम लोगों से मिलने? बात क्या है? और तुमने हमें बताया नहीं इस बारे में? आखिर बात क्या है? कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए पापा। अब इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में अब तुमसे बात करने की। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि कल जावेद के अब्बू और चाचा क्यों आ रहे हैं? कहीं तुम्हारे और जावेद के बीच? बोलते क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए पापा, माफ कर दीजिए। अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या और कैसे बात करूं। हाँ, ये सच है कि मैं और जावेद एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और इसलिए जावेद के अब्बू आपसे हमारी शादी की बात कर रहे हैं। पापा, 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 देखो ना पापा को। क्यों नहीं बेटी? आइए, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। आइए करीम भाई, बैठिए। क्या बात है जगदीश बाबू कि आपने हम लोगों को बुलाया? तैयारी हो गई आप लोगों की? तैयारी क्या करनी है जगदीश बाबू, मेरा मन बहुत भारी है। चिंता मत कीजिए करीम भाई, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को एक खास बात के लिए बुलाया है। क्या खास बात हो गई जगदीश बाबू? कल अचानक आपके बेटे राजीव का फोन आया था। चाचा जी,
बाबूजी की बहुत चिंता हो रही है। ना तो वे फोन करते हैं, ना ही मेरा फोन रिसीव करते हैं। माना कि नादानी की है, गलती हो गई है हमसे। उनसे कहिए, हाँ उनसे कहिए ना कि एक बार बात कर ले हम लोगों से। मुन्ना भी बहुत याद करता है उन्हें। हाँ जी समझ गए चाचा जी, हाँ समझ गए। पर इन सब गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं हम। एक बार प्लीज एक बार बात करा दीजिए चाचा जी। जी प्लीज एक बार बात करा दीजिए चाचा जी। जीवन भर हम आपके एहसानमंद रहेंगे। मेरे ख्याल से एक बार माफ कर देना चाहिए राजीव को। एक बार बात कर लीजिए, अच्छा लगेगा उसे। नहीं, उसने जो कुछ मेरे साथ किया वह माफी के लायक नहीं है। बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। क्यों जगदीश बाबू, माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को माफ कर दे। आप भी इस बार माफ कर दीजिए उसे। मेरे ख्याल से ये फैसला तो गोपाल भाई को करनी चाहिए। कुछ गलतियों से इंसान सुधर जाता है, सचेत हो जाता है। अगर यह ऐसी गलतियों में से एक है तो गोपाल भाई उसे माफ कर दीजिए एक बार। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए जगदीश बाबू। तो क्या आपने उसे बता दिया कि हम सब दिल्ली आ रहे हैं? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि आप नाराज हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि कल अचानक हम सब जब राजीव के सामने पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा उसे, खुशी होगी उसे। मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप लोग को जाना है तो जा सकते हैं, मैं रोकूंगा भी नहीं। भले आप न जाएं, लेकिन आपके अंदर का छिपा पिता दादा जरूर जाएगा और आप रोक नहीं पाएंगे उसे। आ गए आप? समझाइए अपनी बेटी को। रात को भी उसने कुछ नहीं खाया और सुबह से भूखी बैठी हुई है। अब तो उसने अपना कमरा भी बंद कर लिया है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ उसके लिए खाना लेकर के आओ। मैं तो हार गई, अब आप ही कोशिश करके देख लीजिए। अच्छा, मैं देखता हूं। संगीता, बेटा बाहर आओ। देखो, इस तरह भूखे रहने से, चुप रहने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। बाहर आओ बेटा, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। बस एक बार बाहर आओ बेटा। संगीता, लीजिए, इसे कुछ खिला दीजिए। रात से बस रोई जा रही है, ऐसे तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हे प्रभु, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी को कुछ सुबुद्धि देना प्रभु। ले बेटी, खा ले, मेरे हाथ से कुछ खा ले बेटा। ले बेटा। मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? अरे पैदा किया है हमने तुम्हें
और तू अब इतनी बड़ी हो गई कि अपने फैसले खुद लेने लगी तुम। सच, तू बहुत बड़ी हो गई है बेटा। मैंने तो तुझे अभी तक निफूल सी गुड़िया ही समझ के रखा था। ले बेटा, खा ले, मेरे हाथ से खा ले, नहीं तो तेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा बेटा। ले बेटा। कहा ना मुझे भूख रही है, रख दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। इस तरह से क्यों सता रही है हमें? कितनी मुश्किल से तुम्हें हमने पैदा किया था, जान पर बन आई थी मेरी, फिर भी मैंने अपनी नहीं सिर्फ तुम्हारी चिंता की थी। क्यों अपना गुणगान किए जा रही हो तुम? ये बेचारी क्या जानेगी, ये तो एक दिन की भी नहीं थी उस दिन। क्यों बेटी? भले ही डॉक्टर ने कह दिया था मां और बच्ची में से किसी एक को बचाया जा सकता है। बहुत विकट घड़ी थी हमारे लिए वो। और आपको याद है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कभी कुछ ऐसा हो तो मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचा लीजिएगा। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि हम दोनों ही बच गए, और आज तो इतनी बड़ी हो गई। अब छोड़ो इन पुरानी बातों को, इन पुरानी बातों में अब क्या रखा है। चलो आज से हम नई बात करते हैं। ले बेटी, खा ले, भले ही अपने अरमानों को जहर की घूंट की तरह पीना क्यों ना पड़े, तेरे अरमानों को दफन नहीं होने दूंगा। खा ले और तैयार हो जा, शाम में जावेद, उसके अब्बू और चाचा आने वाले हैं। तुझे इस हालत में देख के उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे भी। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आप इस शादी के लिए राजी हो जाइएगा। बेटी के प्यार में कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख सकता मैं। वो जो चाहती है हो जाने दो। और आपकी हालत? आपकी बेटी क्या समाज में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में आपको जलील होता देख सकती है क्या? जिस छाती को आप चौड़ा करके चलते हैं ना, वह सिकुड़ कर मुट्ठी भर हो जाएगा। आंखें नहीं उठेंगी आपकी। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैंने सोचा था पापा, जब आपको इन सब बातों का पता चलेगा तो आप मुझे जान से मार देंगे, लेकिन मैं गलत। मारिए मुझे, गला घोट दीजिए मेरा, घर से निकाल दीजिए, लेकिन मेरी नादानियों के लिए अपने आप को सजा मत दीजिए, अपने आप को सजा मत दीजिए पापा। मैं चाहता हूं तू खुश रह। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मेरा क्या है, मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। बस तुम्हारी मम्मी की चिंता होती है मुझे। मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आप लोगों ने हमेशा से मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों को गलत समझा। पर आप लोग जो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं चाहता हूं कि तू अपना फैसला खुद कर। अपनी जिंदगी के बारे में सोच करके जावेद और अब्बू के सामने अपना फैसला सुना दे। ऐसा ही होगा पापा। आपका सीना चौड़ा है तो चौड़ा ही रहेगा। उसे सिकुड़ कर मुट्ठी भर होने नहीं दूंगी। आप दोनों की नजरें झुकने नहीं दूंगी। करीम भाई, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सोच रहा हूँ जगदीश बाबू कि इस तरह सुल्तान भाई के घर जा रहे होते तो मन को कितना सुकून मिलता। बस यही घर है। अब्बू ख्याल रखिएगा, बात बिगड़नी नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी का मसला है। बस तुम चिंता मत करो, जो भी फैसला होगा
तुम्हारी जिंदगी को ध्यान में रख कर होगा। धीरज रखो। घंटी बजाइए या आवाज दीजिए। आइए, नमस्कार। 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 ये करीम भाई जी, जावेद के अब्बू, गोपाल जी, सुरेश जी और मैं जगदीश, हम लोग सब जावेद के चाचा हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं। जी जी, नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है भला, आप सब इतनी दूर से आए हैं, जरूर बैठिए। मेरे ख्याल से जावेद आपको थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना चाहिए, तब तक हम लोग बड़े आपस में बात कर लें, फिर आपको बुला लेंगे। क्यों करीम भाई? बिल्कुल ठीक कहा जगदीश बाबू आपने। जावेद चाचा ठीक कह रहे हैं, जाओ और हम सब पर यकीन रखो। जो भी होगा तुम्हारे हित में होगा, जाओ। ठीक है जी। मैं संगीता का पापा, ये पुष्पा संगीता की माँ, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। भाई साहब, मेरा एक ही बेटा है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी दुनिया को छोड़कर कहीं और चला जाए। मेरी भी एक ही बेटी है, मैं भी नहीं चाहता कि वह। तो क्या आप इन दोनों के बचकाना हरकतों को कोई मुकाम देना चाहते हैं? क्या सोचा है आपने? देखिए करीम साहब, मैंने कभी अपनी बेटी की इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं किया। वो जो चाहती है वो उसका फैसला होगा और उसके फैसले को हम दोनों स्वीकार कर लेंगे। तो आपकी बेटी क्या चाहती है? कुछ तो कहा होगा उसने। फिर पूछा नहीं आपने? कैसे पिता हैं आप, सारी बातों को जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि हम सब इतने दूर से क्यों आए हैं। फिर भी आप अपनी बेटी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कब लेगी वो फैसला? अभी आप लोगों के सामने। और वो फैसला आप लोगों के खिलाफ हुआ तो मेरी बेटी आपकी हुई, बस संभाल लीजिएगा उसे। आप लोगों के तरह के माता पिता को कभी तो देखा ही नहीं है। दुख नहीं होगा आप लोगों को यदि उसने हाँ कर दिया तो? क्या हो जाएगा मेरा, बस हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, समाज में हम शान से चलने लायक नहीं रह जाएंगे। मेरी बेटी खुश रहे, बस हमें और क्या चाहिए। मैंने सब कुछ अपनी बेटी पर ही छोड़ दिया है। बेइंतहा प्यार करते हैं आप अपनी बेटी से और अपने प्यार के आगे सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं आप। आप भी तो बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे जावेद से करीम साहब, तभी तो इतनी दूर से भागे चले आए आप। बात बराबर है। भाई साहब, आप जावेद को बुला लीजिए और मैं संगीता को बुलाती हूँ। हम चाहते हैं जो भी फैसला हो दोनों बच्चे आपस में मिलकर ही तय करें। मेरे ख्याल से आपको अपनी बेटी संगीता को बुला लेना चाहिए। संगीता, आ जाओ। अब आप भी अपने बेटे जावेद को बुला लीजिए। जावेद जी अब्बू। अंदर आ जाओ बेटा। बेटी, तुम्हारा जो भी फैसला है हम सभी चाहते हैं कि तुम सभी के सामने सुना दो। तुम्हारा ये फैसला ही तुम्हारी आगे की जिंदगी तय करेगी। बेटी, अगर आज नहीं बोल पाई तो फिर कभी नहीं बोल पाओगी। यह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। डरो मत, ये सभी तुम्हारे पिता के समान हैं।
हाँ हाँ बोलो संगीता, बोलो। जावेद, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने फैसले खुद ले सकती है। तुम्हें जब मौका दिया जाएगा तब बोलना। बोलो बेटी, बोलो। ये लोग इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारा फैसला सुनने आए हैं। बोलो बेटी। मुझे माफ कर देना जावेद, मुझे अभी ये शादी वादी नहीं करनी। मुझे अभी पढ़ना है, कैरियर बनाना है, पापा के विश्वास और कसौटी पर खड़ा उतरना है। तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसे मम्मी और पापा नहीं मिलेंगे। जाओ और बचपन का खेल समझकर इसे भूल जाओ। अल्लाह तुम्हारी तरह औलाद सभी को बख्शे। अशोक बाबू, पिछले जन्म में आप कोई नेक काम किए होंगे जो अल्लाह ने आपको ऐसी औलाद दी। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। या अल्लाह, तू भी कमाल करता है।